आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जापान के शहर नेगोया, जहां पर शाची होको या इज़ाकाया नामी बार है, जिसमें आने वाले ग्राहकों को खाने पीने की अशिया फराम करने से पहले जो रेस्टोरेंट की खवातीन स्टाफ होती हैं वो ग्राहक के चेहरे पे थप्पड़ रसीद करती हैं। इस अजीबो गरीब और मुतनाज़ सर्विस की वजह से इस बार का जो कारोबार है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और वहां पे जो बेशतर लोग आते हैं वो इस तकलीफ दे तजर्बे को आजमाने की ख्वाहिश लेके आते हैं। शुरू शुरू में जब आगाज हुआ था इसका, तो ये सर्विस जो थी, ये शाची होको या इज़ाकाया बार की सिर्फ एक खातून स्टाफ मेंबर जो थी वो ग्राहक की फरमाइश पे फराम किया करती थी। लेकिन उसकी डिमांड बढ़ने पे मैनेजमेंट ने थप्पड़ मारने वाली मुतअद्दिद लड़कियों की खिदमत हासिल कर ली। यहां तक कि एक थप्पड़ जो है उसके 300 येन वसूल किए जाते हैं, जबकि अपनी पसंद की वेटरस से थप्पड़ खाने के लिए ग्राहक जो है वो 500 येन यानी मकामी रकम अदा करता है। ये सर्विस जो है ये जापानी मर्दों खवातीन समेत जो गैर मुल्की सयाह हैं उनमें भी काफी मकबूल हुई है। जितनी जोर से थप्पड़ पड़ेगा उतना ही ग्राहक ज्यादा खुश होता है, बल्कि रिलैक्स महसूस करता है। फिर वो थप्पड़ खाने के बाद खातून से हाथ जोड़ के इजहार तशक्कुर भी करता है कि मेहरबानी आपने मुझे थप्पड़ मारा। दुनिया इसके ऊपर बड़ी खुश हो रही है कि बड़ी मुनफरिद ये सर्विस फराम कर रहे हैं। दुनिया को शायद इतना मालूम नहीं है कि ये सर्विस जो है ये हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर दहाइयों से जारी है। हमें किसी होटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी अपनी मनपसंद वेटरस का इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये काम जो है हमारे हुक्मरान करते हैं। हम हर 5 साल बाद ये थप्पड़ खाने के लिए, ठुड्डे खाने के लिए, अपने आप को मलामत करने के लिए हम अपना एक वोट जो है वो देते हैं। जिस तरह वो 500 येन देते हैं, हम अपना वोट देते हैं, उनके नारे लगाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, अपना पूरा खानदान उनके पीछे लगाते हैं। क्योंकि ये जो एक दूसरे को डाकू कहते हैं, ये जो एक दूसरे को वतन फरोश कहते हैं, ये जो एक दूसरे पर मजहबी मुनाफरत रखने का इल्जाम लगाते हैं, ये जिन जब अपनी ज़ात पे इनकी बन पड़ती है तो ये लोगों को अपने साथ मुख्तलिफ बयानियों की सूरत में मिलाते हैं। ये कहते हैं परवेज़ इलाही जो है ये डाकू है, ये कहते हैं काफ लीग है ही ऐसी, ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का हम पेट फाड़ के उनके अंदर से पैसा निकालेंगे, ये कहते हैं कि मौलाना जो है वो मजहबी सियासत करते हैं। लेकिन फिर जब ये बरसरे इक़्तिदार आते हैं और इक़्तिदार आने के बाद एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, फिर हमें मुंह चढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कि तुमने हमें वोट दिया था, भुगतो। हम फिर भी खुश होते हैं। हम बीच में से नए नए जवाब निकालते हैं कि ये जो अब मिले हैं, ये हुकूमत में जो अब आए हैं, ये कौम की बेहतरी के लिए आए हैं, ये वतन की बेहतरी के लिए आए हैं। और ये सब कुछ करने के बाद फिर कौम से पूछते हैं आया मजा। ये जब एक दूसरे को गालियां निकालने के बाद उनसे मिलते हैं और उनके जाके घुटने पकड़ते हैं, तो उस पर अभिषेक शुक्ला ने लिखा था कि खाक पर खून की तहरीर से पहचाने गए, तेरे वहशी तेरी जंजीर से पहचाने गए। क्या कयामत है कि 100 बार के सोचे हुए लोग सामने आए तो ताखीर से पहचाने गए। दोस्त पहचाने गए अपने निशाने से और हम भी सीने में लगे तीर से पहचाने गए। ये हमारे साथ इस मुल्क के अंदर रवैया रखा जाता है और फिर इनको लगता है कि इतनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाएगी कि सारा मंजरनामा हमारे हक में होगा। शायद इन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि मुल्क के अंदर अब जो तब्दीलियां हो रही हैं, जो सोच में तब्दीली हो रही है, वो अब माजी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। आप अपने हमसाया मुल्क में देखें, एलॉन मस्क ने यह चैलेंज दिया है कि सरकार 15% अगर सब्सिडी दे तो मैं $2 अरब का टेस्ला का प्लांट लगाऊंगा। और पाकिस्तान के अंदर खबरें ये आती हैं हमारे सामने कि मुफ्ती हनीफ ने जो है वो जहलमी मिर्जे को चैलेंज देके फतह का जश्न मना लिया है। हमारे यहां खबर ये आती है कि हमारे यहां मुल्क कौम के बेहतरीन जो सहाफी हैं उन्होंने हाजरा का इंटरव्यू करके कौम की मालूमात में बेशबहा इजाफा फरमाया। उधर की खबरें कुछ और हैं और हमारे यहां खबरें ये आती हैं कि मीडिया पे मुफ्तियों में निकाह और इद्दत के मसाइल में इस वक्त जंग जारी है। हमारे यहां खबर ये आती है कि नैब ने फरमाया कि जिस 7 फील्ड में शरीफ खानदान कई सालों से रिहाइश पजीर है उससे शरीफ खानदान का कोई ताल्लुक ही नहीं। ये हमारे यहां रिवाज पनप रहा है और वो समझते हैं कि सारे कुंज ज़ैन है, इन्हें मालूम नहीं है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पे समाअत जो हुई है, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की जो नैब अपील थी, उस पर भी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। मियां नवाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज एडवोकेट थे और नैब प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत के अंदर पेश हुए थे। एक तरफ नैब ने यह दरखास्त दायर कर रखी थी कि इनकी सजा में इजाफा किया जाए, दूसरी तरफ यह थी कि ये वापस जो है एहतसाब अदालत को केस भेजा जाए। नवाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्जाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, लेकिन एक ही इल्जाम के ऊपर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए थे। उन्होंने कहा हमने दरखास्त दी थी कि एक इल्जाम पे सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था। जब किसी और के खिलाफ एक ही इल्जाम के ऊपर बेशुमार जो है केसेस बनाए गए, तो आपके ऊपर तो सिर्फ 3 थे। अदालत ने उस वक्त कहा था कि ट्रायल अलग अलग हो रहा है मगर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अमजद परवेज साहब ने आज कहा कि अदालत को देखना है कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में आयद इल्जामात को साबित किया है या नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह बताएं कि इस केस के अंदर इल्जाम क्या था। नवाज शरीफ साहब के वकील ने बताया कि इस रेफरेंस में भी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम था। इस केस के अंदर 22 गवाह हैं, जिनमें से अक्सर रिकॉर्ड से मुतल्लिक गवाह हैं। 22 में से सिर्फ 13 गवाहों ने बैंक्स का रिकॉर्ड पेश किया है। वो गवाह चश्मदीद गवाह नहीं है। 5 गवाह जो हैं वो सीजर मेमो के हैं, 2 गवाह कॉल अप नोटिस लेके जाने वाले थे। अमजद परवेज साहब ने कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल्स जो थी वो 2001 और हिल मेटल स्टैब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। जब अल अजीजिया मिल्स लगाई गई, हुसैन नवाज की उम्र 28 साल थी। नवाज शरीफ का ये केस पिछले केस से भी बेहतर है कि वो इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई बंदा पूछे, और वो जब पब्लिक ऑफिस होल्डर ना रहे और उसके बाद कोई चीज बना ले, तो क्या उससे नहीं पूछा जाएगा ये आपके पास पैसा कहां से आया? क्या वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? नैब प्रोसिक्यूटर ने आज ये कहा कि मेरिट्स पे बहस कर रहे हैं, इनकी कुछ मुतफर्रिक दरखास्तें हैं, यहां तो ये अपनी वो दरखास्तें वापस लें जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा जी जज की वीडियो से मुतल्लिक दरखास्तें हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इससे मुतल्लिक मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस जो था वो मेरिट पे सुनने का फैसला करते हुए केस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत भिजवाने की नैब की इस्तजा जो है उसे मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इस बिना के ऊपर मुजरिम वाला जो स्टेटस है वो खत्म हो जाना था। क्योंकि ट्रायल दोबारा होता तो मुलजिम का स्टेटस बहाल होना था। अब इस पे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आरा रख रहे हैं। मैं वो कानूनी आरा के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, मैं जो इनकी तरफ से प्ली रखी गई है उसके ऊपर तो बात कर सकता हूं कि एक बंदा है वो वजीर रहा, वजीर रहने के दौर में उसने कोई चीज नहीं बनाई, वजारत से वो उतरा, उसने कोई शेयर स्टैब्लिश कर लिए, तो क्या उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई और तो तुम्हारा कारोबार नहीं था, अभी हालिया तो तुम वजारत से उतरे हो, तो कौन सा कारोबार था जिसने तुमने ये बना लिया? दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो है उनके वकील लतीफ खोसा की ऑडियो फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट के अंदर लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसको ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म देते हुए कहा कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ये ऑडियो कहां से जारी हुई है। अदालत ने जो दरखास्त की कॉपी थी वो डीजी आईएसआई को भी भेजने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि डीजी आईएसआई भी जो है वो रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की है। हाई कोर्ट ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पेमरा और पीटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और दरखास्त पे आयद एतराजात भी जो हैं वो खत्म कर दिए गए। अब लतीफ खोसा साहब मुल्क के मायानाज वकील हैं, वो इस पे बोल भी लेंगे, वो अपना सारा मुकदमा भी करवा लेंगे, लेकिन बात ये बनती है कि एक आम सारिफ की अगर ऑडियो लीक हो जाए तो वो किसी बड़े वकील को पैसे कहां से देगा? जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि पेमरा ये बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टेलीविजन चैनल्स पे नशर हो रही है। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पे इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। इस बात पे अदालत में कह के भी लगे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। लतीफ खोसा साहब ने जवाब दिया कि सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि हम मफरूजे के ऊपर तो बात नहीं कर सकते कि सबको पता है कौन कर सकता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आई है, सबसे पहले ट्विटर पर आई है या फिर कहीं और आई है? ये मालूम हो जाए कि रिलीज कहां से हुई है तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की है।
लतीफ खोसा साहब ने दलाइल दिए कि ऑडियो तमाम टेलीविजन चैनल्स ने नशर की है, मुझसे कोई बात नहीं करता कि आपका फोन महफूज नहीं है। अदालत ने जो मजीद समाअत थी वो 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। हम अभी तक इन्हीं रौलों में पड़े हुए हैं कि हमारे यहां केस जो लग रहा है उसमें बर्रियत कब मिलेगी, हमारे यहां इलेक्शन जीतने के लिए कितने कितने इलेक्टेबल साथ लगाना पड़ेंगे, हमारे यहां जो माजी के हरीफ थे उनको हलीफ किस तरीके से बनाना है और उनके साथ पैचअप किस तरीके से करना है। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बोहतान तराजी कर रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में दुश्मन तराजी कर रही है। लेकिन मुस्तकबिल करीब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के माबैन मुलाकात भी मुतवक्के, वो मुलाकात हो गई तो फिर ये कहेंगे कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए, हम जमहूरियत की बेहतरी के लिए, हम अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, अवाम को आसाइशें फराहम करने के लिए एक हो रहे हैं। तो सवाल ये बनता है ये जो कारकुन है, कारकुन का क्या कसूर है कि उसकी जबान गंदी करवाते हैं, उसको दूसरे के खिलाफ नारे लगवाते हैं। आपको ये लगता है कि ये सारे पैचअप ही आपको जितवा पाएंगे? तो ये बताइए कि देहाती इलाकों के अंदर तो आप किसी ना किसी तरीके से राम कर लेंगे, या वहां पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि सरकारी मशीनरी इन्होंने अपने अंडर की हुई है, तो वहां पे सरकारी मशीनरी से कर लेंगे। ये शहरी इलाकों में क्या होगा? शहरी इलाकों को लेके बहुत सी बातें अब जो है वो पार्टीज करना शुरू हो गई हैं कि जो एक एक हलका था वो 4-4 हलकों के अंदर तकसीम हो चुका है। यानी एक हलके की जो आबादी थी उसे 4 हलकों में तकसीम कर दिया गया, कुछ इधर लगा दिए गए, कुछ उधर लगा दिए गए, कुछ उधर लगा दिए गए। अब नया हलका मार्जे वजूद में आ गया, नए हलके में फिर से कैसे काम करें? क्योंकि माजी करीब के अंदर तो किसी ने हलके में जाना गवारा नहीं किया। पीडीएम की जब हुकूमत थी तो तब हलकों में किस मुंह से जाते, तब तो एंजॉय किया जा रहा था। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर हलकों में जाएं तो कुछ बेहतरी जो हो रही है वो तो निगरान हुकूमत के दौर में हुई या किसी हद तक वो झाग बैठ चुकी है। अब अगर हम जाएंगे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा कारकर्दगी के हवाले से। मलबा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधे पर रखें और मुस्तकबिल करीब में उनसे हाथ मिलाना पड़ गया तो क्या करेंगे? ये इसी मखमसे और कशमकश का शिकार है कि आया इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, आया हल्का बंदियों का मुतनाज़े करके उस पर बयानिया बना लें, करें तो क्या करें? अभी तक कोई एक बयानिया डिसाइड नहीं हो रहा कि जिस बयानिए के ऊपर अवाम के अंदर जाके वोट मांगा जा सके। इसी कशमकश और गूम की कैफियत ने तमाम जमातों को लपेटा हुआ है और उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा कि मारूजी हालात को देखते हुए वोट किस बात के ऊपर मांगने हैं। इलेक्टेबल्स को ज्यादा टिकट्स देने हैं या अपने हकीकी कारकुन को देने हैं? हकीकी कारकुन को देंगे तो वोट कम पड़ता है, इलेक्टेबल्स को देंगे तो हो सकता है इलेक्टेबल्स के ऊपर कोई गुस्सा निकाल जाए। तो करें तो क्या करें? इसी कैफियत के अंदर वो बैठे हुए हैं कि जो माई बाप फैसला कर देंगे वो मंजूर होगा, और माई बाप इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि जो हल्का अहबाब फैसला कर देगा वो मंजूर होगा। हल्का अहबाब अब ये बैठा हुआ है कि मारूजी हालात को देखते हुए फैसला क्या किया जाए। अब ये फैसलों में जो इबहाम है और फैसले में जो ताखीर है, यही एक कारी जरब होगी जो सियासत के ताबूत में ठोंकी जाएगी और जिससे बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट सकते हैं और कुछ नए शाहकार मंजर आम के ऊपर आ सकते हैं, और वही शाहकार जो है वो अगली 2 दहाइयों तक मुसल्लत रहेंगे। लेकिन चुनाव के अंदर अवाम ने फैसला अपनी जात को देख के करना है, पार्टी को देख के नहीं करना, चेहरे को देख के नहीं करना, किरदार को देख के फैसला किया जाएगा कि किरदार किसका कितना शफाफ रहा, वही बेहतरी की तरफ गामजन कर सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।